दोस्तों, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने की ज़रूरत है और आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और आपने खरीदार भी ढूँढ लिया है। आपने पैसे की एडवांस लेने की भी बातचीत हो चुकी है और आप उस एग्रीमेंट से लेकर रजिस्ट्री करवाने तक कुछ ऐसी बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप खरीदार से कुछ ऐसी बातें नहीं पूछेंगे, तो आप इस पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी बेचने का जो आपका टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, काफ़ी झमेले में पड़ने की नौबत आ सकती है और उसमें होगा ये कि आपको उस डील को कैंसिल करना पड़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से जब आपकी प्रॉपर्टी की डील होने लगे, तो आपको सबसे पहला जो सवाल उससे करना है, वो ये करना है कि आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री खुद अपने नाम से कराएँगे या अपने किसी घर के किसी मेंबर के नाम कराएँगे, अपनी पत्नी के नाम कराएँगे या अपने बेटे के नाम कराएँगे। आपको उस बायर से रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्ति का नाम सबसे पहले पूछना है। ये बात पूछनी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कई बार एग्रीमेंट के टाइम कोई और व्यक्ति होता है और रजिस्ट्री किसी और के नाम से वो लोग करवाते हैं और इस पीरियड के दौरान वो नकली व्यक्ति जिसके नाम से एग्रीमेंट हुआ था, वो लाखों रुपए आपकी डील से बटोर कर अपने घर ले जाता है और चूंकि एडवांस पैसा आपको वो डमी व्यक्ति देता है जिसके नाम से रजिस्ट्री होनी ही नहीं है, तो आप उस पैसे को शो कहाँ करेंगे। ऐसे में आप बहुत बड़े झमेले के शिकार हो सकते हैं। आपको जवाब देना भारी पड़ सकता है कि उस व्यक्ति से आपने ये पैसा क्यों लिया था। तो ऐसा करने से इनकम टैक्स के रूल्स का भी आप उल्लंघन करेंगे और आपके साथ कोई चीटिंग भी हो सकती है, कोई बड़ी दिक्कत भी आपके सामने हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी बेचते वक्त सबसे पहले जिसके नाम से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपको यह शर्त डाल देनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम से एग्रीमेंट होगा, मैं रजिस्ट्री भी उसी व्यक्ति के नाम से करवाऊंगा। और इस दिक्कत से बचने के लिए आपको जिस व्यक्ति के नाम से आपका एग्रीमेंट होता है, उससे आपको आधार की कॉपी ले लेनी है, पैन कार्ड की कॉपी ले लेनी है और एग्रीमेंट पे उसी व्यक्ति से साइन करवाकर उसको बाउंड कर देना है कि रजिस्ट्री में आपके नाम से ही बनवाऊंगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आपको प्रॉपर्टी खरीदने वाले से पैसे के बारे में पूछना है। आपको उससे यह सवाल करना है कि वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसके पास पैसे की क्या व्यवस्था है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्या उसने कोई प्रॉपर्टी को बेचा है, क्या उसने अपनी सेविंग से उस प्रॉपर्टी को लेने की सोचा है, या वो किसी बैंक से लोन लेना चाहता है, या उसने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं। आपको कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का फाइनेंस होने का स्रोत पूछना है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और उसके पास पैसा है भी या नहीं है। कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी डीलर खरीदार बनकर, चूंकि प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही होती है, तो वो खरीदार बनकर आ खड़े होते हैं, उनके पास पैसे की व्यवस्था होती नहीं और वो उस प्रॉपर्टी की छोटा अमाउंट देकर एग्रीमेंट कर लेते हैं और फिर खरीदार ढूंढने लगते हैं और उस तय टाइम पीरियड में उनको जब खरीदार नहीं मिलता तो वो हाथ ऊपर खड़े कर लेते हैं और ऐसी कंडीशन में आपकी डील खराब हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि खरीदार से आपको उसके पेमेंट्स का स्रोत जरूर पूछ लेना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी तय समय में रजिस्ट्री के मुकाम तक पहुंच सके और आपको उसका पैसा मिल सके। कई बार खरीदार ये सोचकर आता है कि वो बैंक से लोन ले लेगा और छोटा मोटा अमाउंट देकर आपसे वो एग्रीमेंट भी कर लेता है और उस डील को फाइनल भी कर लेता है। लेकिन जब वो बैंक में उस लोन के लिए जाता है, तो बैंक किसी कारणवश उसको लोन देने से मना कर देता है। उसमें कई कारण हो सकते हैं। उस व्यक्ति की सिविल खराब हो सकती है, उस व्यक्ति का किसी और लोन में डिफॉल्टर होना हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं जिस वजह से बैंक उस डील के प्रति लोन देने से मना कर सकता है। और चूंकि आपने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति से एग्रीमेंट कर लिया, तो अब चूंकि न तो उसको लोन होगा और न वो आपको पैसा दे पाएगा और न आप उसकी रजिस्ट्री करा पाएंगे, तो आप एक उधेड़-बुन और बीच मंझधार में फंस जाएंगे। चूंकि आप प्रॉपर्टी बेचकर कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या उस पैसे से कोई काम करना चाहते थे, तो वो सारा आपका सोचा हुआ प्लान फेल हो जाएगा और आप एक मुश्किल में, झंझट में फंस जाएंगे। तो इससे बचने का बेहतर तरीका यही है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति से पहले उसकी इनकम का स्रोत पूछें। प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो पैसा उसके पास है या नहीं है, इस बात को जानें और बैंक लोन की कंडीशन में पहले बैंक लोन उसको होगा या नहीं होगा, इस बात की तस्दीक करवा लें, उसके बाद ही एग्रीमेंट करें। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी पर किराएदार काबिज है, खरीदार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर है और खरीदार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक उस प्रॉपर्टी की वो रजिस्ट्री न करवाए, जब तक उस प्रॉपर्टी पर कब्जा खाली न हो जाए। और बेचने वाले को भी इस बात की ध्यान रखनी चाहिए
कि उस प्रॉपर्टी पर उस कब्जे को खाली करवाने के बाद ही वो उस प्रॉपर्टी का सौदा करे, अन्यथा वो उस सौदे को मार्केट में ही न दे। क्योंकि किसी प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी अगर कोई किराएदार काबिज है तो उसमें कई तरह की मुश्किलें आ सकती है, कई तरह के झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। कोई सरकारी बड़े अफसर थे जिन्होंने मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए अप्रोच किया, और मुझे, चूंकि वो उस सिटी से बाहर रहते थे, तो उनको ये पता नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो चूंकि वो अच्छी रेट में प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, तो मुझसे उन्होंने कंसल्ट किया और मैंने उस प्रॉपर्टी के लिए खरीदार को तय भी कर लिया और उससे एडवांस पेमेंट भी ले लिया और उनको एडवांस पेमेंट पहुंचा भी दिया। लेकिन अब कब्जे की बात आई तो चूंकि किराएदार अवैध कब्जा लेके बैठा था और वो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा खाली नहीं कर रहा था, और जिसको मैंने बेचा था वो ये कह रहा था कि पहले कब्जा खाली कराओ, उसके बाद मैं बाकी का पेमेंट दूंगा और रजिस्ट्री कराऊंगा। तो इस झंझट को गुजरते गुजरते दोस्तों 8 महीने हो गए और उस प्रॉपर्टी पर कब्जा खाली नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी बेचने वाला और प्रॉपर्टी खरीदने वाला दोनों मुश्किलों में आ सकते हैं। आखिरकार उस प्रॉपर्टी पर हमने किसी दूसरे खरीदार को ढूंढकर, जो कि उस कब्जेदारी का रिश्तेदार था, उसका सहयोग लेकर उस प्रॉपर्टी को खाली करवाकर कम दाम में उस प्रॉपर्टी को हमें बेचना पड़ा। तो ये मुश्किल आपके साथ भी हो सकती है, ये समस्या आपके साथ भी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों जिस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की डील करें और एडवांस के तौर पर पैसा ले लें, तो उसमें आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के लिए टाइम पीरियड डालते हैं। मान लीजिए 2 महीने 3 महीने का टाइम आप उसमें ऐड करते हैं, तो उसमें आपको पेमेंट की कंडीशंस जरूर डाल देनी चाहिए कि आपने फला प्रॉपर्टी के लिए इतना पेमेंट अभी दिया है, तो बाकी का पार्ट टाइम कितने दिन बाद देंगे, उसके बाद सेकंड बड़ा पेमेंट आप कब देंगे, और रजिस्ट्री से पहले कितना पेमेंट देंगे। ये तमाम पेमेंट्स की कंडीशंस को आपको उस एग्रीमेंट में मेंशन जरूर कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर एग्रीमेंट में पेमेंट की कंडीशंस लिख दी जाएगी तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले को भी इस बात का ध्यान रहेगा और प्रॉपर्टी बेचने वाले को भी इस बात का ध्यान रहेगा किस वक्त किस किस तारीख को उसका पेमेंट आना है। कई बार ये होता है कि हम वर्बली जुबानी बात कर लेते हैं और तय टाइम पर पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद विवाद और झगड़े शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर्टी की डील खटाई में पड़ने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करें तो आपको ब्लैक मनी और एक नंबर मनी यानी कि डीएलसी वैल्यू का आप पहले से तय कर लेना चाहिए कि कितने अमाउंट पर आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाएंगे और कितना अमाउंट कैश में लेंगे। इन सारी बातों का आपको खुलासा कर लेना चाहिए ताकि पेमेंट की कंडीशंस में या लेन देन में आपको किसी तरह की कोई परेशानी न आए। और हो सके तो आपको उस एरिया की, उस प्रॉपर्टी की डीएलसी वैल्यू को पता कर लेना चाहिए और डीएलसी वैल्यू का ही पेमेंट आपको चेक से या किसी भी बैंकिंग तरीके से आपको लेना चाहिए और उतने ही अमाउंट पे आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी चाहिए ताकि इनकम टैक्स के किसी भी झमेले से आप बच सकें। और ऊपर का जो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा होता है उस पैसे को आपको पहले ही कैश में ले लेना चाहिए। जैसी कंडीशंस तय होती है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस पैसे को आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से पहले आपको खरीदार से ये तमाम सारी बातें पूछ लेनी चाहिए, तमाम सारी बातों की तस्दीक कर लेनी चाहिए, पेमेंट्स की कंडीशंस पता कर लेनी चाहिए, ये पता कर लेना चाहिए कि फला व्यक्ति को जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसको बैंक का लोन हो जाएगा और वो आपका तय समय पर पेमेंट चुकाकर उस प्लॉट की या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेगा। सभी झंझटों से बचे रहेंगे, किसी भी मुश्किलों में आप नहीं आएंगे और एक बेहतरीन तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की डील हो जाएगी। और अगर आपने प्रॉपर्टी बेचते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आपके अटके हुए काम और ज़्यादा अटक सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मानस बनाया है तो वो आपका प्लान फेल हो सकता है, या आपके घर परिवार में पैसों की कोई ज़रूरत है और कोई बड़ा काम उस प्रॉपर्टी को बेचने की वजह से आप करना चाह रहे हैं और वो प्रॉपर्टी की डील आपकी नासमझी से खटाई में पड़ती है, तो वो प्लान भी आपका अधर में रह सकता है और आप बहुत मुश्किलों में आ सकते हैं। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आप ये तमाम सावधानियां जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, इन सावधानियों को जरूर ध्यान रखें और इनका पालन करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अब एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ सके। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।